ये टॉपिक सबको समझ में नहीं आता है। अगर मेरा बात 10 मिनट ध्यान से सुनेगा तो समझ में आ जाएगा। क्लास 10 का इतिहास का जो है अध्याय 1 है। ये अध्याय का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आखिर यूरोप क्या है तुम सबको पता है? क्या है यूरोप? यूरोप एक महादेश है, इसे एशिया एक महादेश। और पूरा विश्व में कितना महादेश है सबको है पता है? 7 महादेश। हम सब आते हैं एशिया महादेश, लेकिन हम सबको पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। मतलब यूरोप जो महादेश है उसके अंतर्गत जो भी देश आता है उसके अंदर जो है राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ना है। पहले यहाँ देखो यूरोप के कुछ प्रमुख देश और उसके राजधानी, मतलब इस चैप्टर में यूरोप के कुछ देश के बारे में पढ़ेंगे और उस देश के राजधानी के बारे में पहले यहाँ देख लो। पहला है ब्रिटेन, जो कि भारत पर राज किया 200 साल तक, ठीक है। ब्रिटेन का राजधानी कहाँ है? लंदन। यूनान का कहाँ है? कमी। तुर्की का कहाँ है? अंकारा। इटली का रोम। जर्मनी का बर्लिन। फ्रांस का पेरिस। रूस का हंगरी का। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि हंगरी का राजधानी कहाँ है, 10th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में। यहाँ जो हम रूस बोले, रूस जो है तुम सब इतिहास में पढ़ेगा, बहुत जगह रूस एशिया महादेश के अंतर्गत भी रखा गया है कि रूस बहुत बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश। उसका कुछ भाग एशिया में आता है, कुछ भाग यूरोप। उसके बाद जो है ऑस्ट्रिया का कहाँ है? वियना। आप समझो राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद ही सबको समझ में नहीं आता है। तो हम जो है कुछ एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे मान लो कि सादपुर में क्रिकेट का मैच होगा, पश्चिम टोला और पूरब टोला के बीच में तो मैच होगा, तो तुम सब चाहेगा कि पश्चिम टोला जीत जाए, जबकि पूरब टोला भी अपने साथ का ना है, लेकिन तुम सब हम सब चाहेंगे कि पश्चिम टोला का क्रिकेट टीम मैच जीत जाए। ये हो गया अपना टोला के प्रति राष्ट्रवाद। अगर मान लो सादपुर और डीहा के बीच में क्रिकेट मैच हुआ तो पूरा सादपुर, पश्चिम टोला और पूरब टोला दोनों मिलके चाहेगा सादपुर जीत जाए। इस जगह पर जो है पूरा सादपुर एक हो गया, एक हुआ ना। ये जो है पूरा सादपुर जो एक हुआ, इस सादपुर के अपना गांव के प्रति ये हुआ राष्ट्रवाद। अगर मान लो प्रखंड स्तर पर क्रिकेट मैच होगा, साहेबपुर कमाल और दूसरे कोनो प्रखंड के बीच में मैच होगा, तो पूरा साहेबपुर कमाल प्रखंड में जितना भी गांव आता है, इस प्रखंड के जितना भी लोग है वो सब ही चाहेगा कि साहेबपुर कमाल प्रखंड का टीम जो है जीत जाए। अगर मान लो जिला स्तर होगा बेगूसराय और पटना के बीच में, तो हम सब बेगूसराय वाले हैं, तो बेगूसराय का हर एक लोग चाहेगा कि बेगूसराय का जो है टीम जीत जाए। यानी ये राज्य स्तर पर होगा बिहार, अगर मान लो यूपी, हम सब चाहेंगे बिहार जीत जाए। उसी प्रकार जब देश स्तर पर होता है इंडिया पाकिस्तान, हम सब चाहते हैं कि इंडिया मैच जीत जाए। क्या है कि एक निश्चित भूभाग में के अंदर रहने वाले लोगों के प्रति जो है ना, लोगों के प्रति एकता, हम सबको ये आभास होता है कि सब मेरा अपन लोग, ये इंडिया का टीम है, ये मैच जीतना चाहिए। क्या है कि इंडिया के लोग के प्रति हम सब के अंदर क्या है? लगाव। जो लगाव है उसी को हम कहते हैं राष्ट्रवाद। जो भावना है, जो चेतना हमारे अंदर है, उसी को कौन सी कहते हैं? ये राष्ट्रवाद। हम जो है परिभाषा 3-4 शब्दों में लिखे हैं, तो यहाँ पर देखो राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। पहला परिभाषा लिखे, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। चेतना का मतलब होता है भावना, अपना देश के प्रति पॉजिटिव सोच ही राष्ट्रवाद। अपना देश के प्रति पॉजिटिव सोच ही क्या है? राष्ट्रवाद है। वही कहता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। ऐसी राष्ट्रीय चेतना जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण का आभास हो, वही कहलाता है कौन सी? राष्ट्रवाद। अगर हम सब में से कोई अगर चल जाएंगे अमेरिका घूमने के लिए, अमेरिका जाएंगे तो वहां पर तो हिंदी बोलने वाला नहीं मिलेगा। अगर बाई चांस एक को मिल गया हिंदी बोलने वाला, उससे तुमको लगाव हो जाएगा, चाहे वो जो है इंडिया के कोनो क्षेत्र के रहे, लेकिन उससे तुमको कौन सी हो जाएगा? लगाव हो जाएगा। क्या है? ताकि वो अपन संस्कृति में रहने वाले लोग। दूसरे शब्दों में लिखे, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व के राजनीतिक का प्रतिफल है जो किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। अब बताओ, एक निश्चित भूभाग के अंदर रहने वाले लोगों के प्रति जो है ना एकता का वाहक बनती है, यही है राष्ट्रवाद। तीसरे शब्दों में लिखे आसान भाषा में, जब हम अपने देश को सबसे ऊपर मानते हैं, जब हम जो है अपने देश को सबसे ऊपर मानते हैं, उसके लिए सम्मान रखते हैं और उसके लिए कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। उसे कौन सी कहते हैं? राष्ट्रवाद। समझ में आया ये? तो फिर से समझो, जब हम अपने देश को सबसे ऊपर मानते हैं और उसके लिए सम्मान रखते हैं और उसके लिए कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और चतुर्थ शब्दों में लिखे, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोग अपने देश से प्रेम करते हैं और उसके विकास और सुरक्षा के लिए काम करते हैं। अब बताओ, यूरोप का जो कुछ देश था, उस देश पर अलग अलग देशों का कब्जा था, और कब्जा था जब तक उस देश में रहने वाले लोगों के अंदर राष्ट्रवाद नहीं जगेगा, तब तक वो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। यही सब बारे में पढ़ना है। आज जो है तुम सबको समझाए थे राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। नहीं, हम बताए थे यूरोप के कुछ प्रमुख देश के राजधानी नहीं बताए थे, और उसी में से एक देश का राजधानी दिखाया हमने, जिनका नाम क्या है? ऑस्ट्रिया। इनका राजधानी कहाँ है? वियना। इसका जिक्र होगा, इसलिए याद दिला।
उसके बाद बताए थे राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिससे लोगों के अंदर अपना देश के प्रति पॉजिटिव सोच उत्पन्न हो जाता है। मतलब देश के प्रति जो है उसके अंदर प्रेम जाग जाता है, देश के प्रति कुछ कर गुजरने के बारे में सोचने लगता है, देश के बारे में पॉजिटिव सोचने लगता है। उसी को कौन सी कहते हैं? राष्ट्रवाद। तो यूरोप के जो भी देश था और उस देश में रहने वाले लोगों के अंदर, मतलब यूरोप के अंदर जो भी देश था, उस देश में जो भी लोग रहते थे, जैसे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, इस सब देश के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी। राष्ट्रवाद की भावना जो है इस सब लोग के अंदर जगह नहीं था। तो यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का प्रमुख कारण क्या था? अब बताओ, यूरोप में जो भी देश थे वो देश के लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद जगह कैसे? ये दो कारण जो है महत्वपूर्ण था। पहला, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति मतलब फ्रांस में एक क्रांति हुआ 1789 ईस्वी में। कब? 1789 ईस्वी में। या एक बहुत बड़ी क्रांति हुआ फ्रांस में 1789 में। एक बड़ी क्रांति हुई जो वहां के राजतंत्र के विरुद्ध हुआ। मतलब वहां पर जो है राजतंत्र चलता था, मतलब राजा महाराजा का सरकार। अब कोई मान लो एक राजा है, वो मर गया, उसके बाद उसके कोई संतान में से कोई वहां का राजा बनेगा, उसी को कौन सी कहा जाता है? राजतंत्र। तो ये जो क्रांति हुआ 1789 ईस्वी में वहां के राजतंत्र के विरुद्ध हुआ। उस समय वहां बुर्बो राजवंश के शासक मतलब शासन हुआ करता था। उस समय जो है बुर्बो राजवंश के शासक थे लुई सोलामा। कौन? लुई सोलामा का शासन था। वह काफी निरंकुश और अयोग्य शासक था। मतलब ये होता है कि शासक बताओ कोई पूरा देश को चलाएगा, उसके लिए योग्यता होना चाहिए, कहना चाहिए। ये जो है ये काफी निरंकुश था, मतलब जनता के हित में कोई काम ही नहीं करता। और ये जो है ये अयोग्य शासक था, मतलब शासक बनने योग्य ये नहीं था। जिसके विरुद्ध यह क्रांति किया गया, जिसमें जनता को सफलता हासिल हुआ। और तब वहां कौन सी स्थापित हुआ? लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र का मतलब जनता का सरकार स्थापित हुआ। अतः फ्रांस में हुई इस घटना से लोग काफी प्रेरित हुए और उनमें राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई। मतलब वहां पर बताओ जनता ये क्रांति छेड़ा, जिसके कारण जनता को सफलता मिला फ्रांस में। फ्रांस में, लेकिन यूरोप के अंदर और भी जो भी देश था, उस देश के अंदर रहने वाले लोग जो है उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगा। कैसे? जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इस सब देश के अंदर जो लोग थे वो भी सोचने लगे कि देखो फ्रांस का जनता जो है वहां के राजा के खिलाफ, शासक के खिलाफ आंदोलन किया, क्रांति किया, जिसमें उसको सफलता मिला और वहां पर लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो वो भी सोचने लगा कि हम भी क्या करेंगे। जहां जहां बताओ जनता के खिलाफ अन्याय होता था, जहां जहां राजा महाराजा का शासन था, वहां के जनता भी ऐसा सोचने लगा। बताओ फ्रांस में जो ये फ्रांसीसी क्रांति हुआ 1789 ईस्वी में, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों में से एक कारण था। दूसरा कारण था नेपोलियन बोनापार्ट करते कौन थे? इन्होंने जो है एक संस्था बनाया, जर्मन राइन राज्य संघ। याद रखना, परीक्षा में पूछा जाता है कि जर्मन राइन राज्य संघ का स्थापना किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने जो है जर्मन राइन राज्य संघ का स्थापना किया। इसके तहत जो है पूरा यूरोप में घूम के, यूरोप के अंदर बहुत सारा देश आता है, सभी देश में घूम करके जगह जगह जा करके सभा और सेमिनार के जरिए लोग को जागरूक करता था और अपना देश के प्रति जो है उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगा रहा था। यहाँ पर देखिए हम, नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे पहले जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया। परीक्षा में पूछा जाएगा, याद रखना, जर्मन राइन राज्य संघ का स्थापना किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। तुम्हारे किताब में जो है ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन है, ठीक है। हमको नहीं लगता ये सब तुम्हें दिमाग से निकलेगा, परीक्षा में पूछेगा, सुनते ना। जर्मन राइन राज्य संघ का स्थापना किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। इन्होंने जो है जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया और उसके सदस्यों की सहायता से जगह जगह पर सभा और सेमिनार का आयोजन करके लोगों को राष्ट्रीयता के प्रति उत्प्रेरित किया, जिससे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई, मतलब मजबूत हुई। अब बताओ यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत करने में ये दो घटना का जो है बहुत बड़ा योगदान है। पहला है फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में और दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान, जिसके तहत यूरोप के अंदर जो है राष्ट्रीयता की भावना मजबूत हुई। यूरोप में जो भी देश आते हैं वो देश के अंदर जो है रहने वाले लोगों के अंदर अपना देश के प्रति जो है ना प्रेम बढ़ गया, समझा। उसी को हम कौन सी कहते हैं? राष्ट्रवाद। कौन सी कहते हैं? राष्ट्रवाद। ये जो जर्मन राइन राज्य संघ का स्थापना किए थे नेपोलियन बोनापार्ट, इनका जो है पतन 1814 ईस्वी में हुई। मृत्यु ना है, इनका पतन। अब बताओ, जो व्यक्ति जगह जगह जाके घूम के राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार करते थे वो एकाएक शांत हो गया। एकाएक इसका मतलब समझता है? देखो इतिहास में हम शुरू किए हैं, हम यही कहेंगे डेली क्लास में आओ, हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा। डेली आएगा तब न आएगा फिर पढ़ाने में मन नहीं लगता है। सभी विद्यार्थी डेली क्लास में उपस्थित रहता है, पढ़ाने में मन लगता है। नेपोलियन बोनापार्ट का पतन जो है 1814 ईस्वी में हुई। मृत्यु नहीं, याद रखना, पतन हुई। मतलब जो व्यक्ति पूरा यूरोप में घूम के जगह जगह जाके
बताओ इनका घर था कहाँ? जर्मनी। कहाँ? जर्मनी। लेकिन पूरा यूरोप पे घूमता था। इसका इनका मकसद सिर्फ एक ही था, यूरोप का जितना भी देश है वो देश के लोगों के प्रति जो है, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जग जाए। जैसे हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना जगाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। अब तुम सोचो, भगत सिंह जो है हमारे अंदर, हम सब के अंदर, हमारे पूर्वज के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए फांसी पर चढ़ गए। तब जो है भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगा। उसी प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट जो है पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगाना चाहते थे, जगह जगह जाकर के सभा और सेमिनार करते थे। लेकिन 1814 ईस्वी में उनका पतन हो गया, बिल्कुल जो है गायब हो गए, शांत हो गए। नहीं समझा? क्या है इसका मतलब? है कि इनको कोई डराया और धमकाया। डराएगा धमकाएगा कौन? जो लोग चाहता है कि किसी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं जागे। वो था कौन? मेटरनिक। कौन? मेटरनिक। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ये एक्टिवेट हो गया। इनको जब पता चला कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जगह जगह जाकर के लोगों को के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगा रहा है, वो जो है मेटरनिक, ताकि वो खुद कितने देश पर कब्जा करके बैठा हुआ था। अब बताओ, मेटरनिक बहुत सारा देश पर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो मेटरनिक चाहेगा कि सभी देश के जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जग जाए? वो कभी नहीं चाहेगा। ऐसा अगर राष्ट्रवाद की भावना अगर जगेगा, जो देश पर कब्जा करके रखा है, तो वो देश का जनता जो है मांग करने लगेगा कि हमारे देश को कुछ करो, आजाद करो। इसके लिए जो है इस सबको दबाने के लिए मेटरनिक एक्टिवेट हो गया। और मेटरनिक जैसा चाहता था वैसा होता था। कब तक? 1815 से 1848 तक। इसलिए 1815 से 1848 तक के ईस्वी को मेटरनिक युग माना जाता है। मेटरनिक युग में से आप क्या समझते हैं? परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बारे में पूरा विस्तार से आगे बताएंगे। समझ रहा है? इसके बारे में पूरा विस्तार से आगे बताएंगे। अभी फिलहाल जो है शॉर्ट में हम बता दिए 1815 से 1848 तक के ईस्वी को कौन सी कहा जाता है? मेटरनिक युग में कहा जाता है। मेटरनिक कौन है? यहाँ पर देखो, मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 1815 ईस्वी में वियना क्या है? ऑस्ट्रिया का राजधानी है। क्या है? इसीलिए हम जो है यूरोप के कुछ प्रमुख देशों के राजधानी हम दिखा दिए थे, नहीं दिखा दिए? अब बताओ, यहाँ वियना आ गया, समझे नहीं आएगा ये वियना है क्या? वियना है ऑस्ट्रिया का राजधानी है। और वियना में एक सम्मेलन हुआ था, और जिसका ये जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन का मेजबानी किया था कौन? मेटरनिक ने किया था। मतलब इस सम्मेलन का लीड किया था कौन? मेटरनिक। मतलब मेटरनिक जो चाहता था वही हुआ। इस सम्मेलन में यूरोप के शक्तिशाली देशों ने हिस्सा लिया। कुछ लिया? हिस्सा लिया। आज जब तक आगे तो फिर आगे